नमस्कार। आज हम एक ऐसी चीज के बारे में बात करेंगे जो हमें हर तरफ दिखती है, खासकर बनते हुए शहरों में। ईंटें। ये निर्माण की दुनिया का एक बहुत ही बुनियादी हिस्सा है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि एक मामूली सी दिखने वाली ईंट में कितनी इंजीनियरिंग छुपी हो सकती है? हमारे पास जो स्रोत हैं वो सिविल इंजीनियरिंग के नजरिए से ईंटों की बारीकियों पर काफी रोशनी डालते हैं। तो आज हम इन्हीं स्रोतों की मदद से ईंटों की दुनिया को समझने की कोशिश करेंगे। जानेंगे कि इनमें क्या क्या खामियां हो सकती हैं, एक अच्छी ईंट की पहचान क्या है और ज़रूरत के हिसाब से कैसी कैसी खास ईंटें बनाई जाती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं ये पड़ताल। बिल्कुल। ईंटें सिर्फ मिट्टी को ढालकर बना दिए गए ब्लॉक नहीं है। उन्हें किस मिट्टी से बनाया गया, कैसे पकाया गया, क्या मिलाया गया, ये सब बातें उनकी ताकत और इस्तेमाल तय करती हैं। तो आज की चर्चा में हम ईंटों में पाए जाने वाली सामान्य गड़बड़ियों मतलब डिफेक्ट्स से शुरुआत करेंगे। हाँ, ये जानना जरूरी है। आखिर किन वजहों से एक ईंट काम के लायक नहीं रहती? मैंने सुना है कि पकाने के तरीके से बहुत फर्क पड़ता है, जैसे जरूरत से ज्यादा पक जाना। हाँ हाँ, बिल्कुल। ये एक आम समस्या है। इसे कहते हैं ओवर बर्निंग। ओवर बर्निंग। ईंटों को पकाने के लिए एक सही तापमान होता है, करीब 900 से 1200 डिग्री सेल्सियस। अगर तापमान इससे कहीं ज्यादा हो जाए तो मिट्टी पिघलने लगती है, ईंट अपना आकार खो देती है, टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है। अच्छा। हाँ, ऐसी ईंटें फिर किसी काम की नहीं रहती, उनकी बनावट ही बिगड़ जाती है। और अगर कम तापमान पर पकाया जाए तो? मतलब ठीक से पकी ही नहीं। हाँ, उसे अंडर बर्निंग कहते हैं। इस हालत में ईंट अंदर तक ठीक से पक नहीं पाती, कच्ची और नरम रह जाती है। नतीजा, ये मजबूत नहीं होती और जितना वजन इसे उठाना चाहिए वो नहीं उठा पाती। ऐसी ईंटें जल्दी टूट जाती हैं। अच्छा, तो पकाने का तापमान एकदम सही होना चाहिए। लेकिन सिर्फ पकाने की ही बात है या मिट्टी में भी कुछ गड़बड़ हो सकती है? एक शब्द मैंने देखा, ब्लोटिंग। ये क्या होता है? ब्लोटिंग, हाँ। ब्लोटिंग का मतलब है ईंट का फूल जाना, जैसे सूजन आ गई हो। फूल जाना? कैसे? ये तब होता है जब ईंट बनाने वाली मिट्टी में कार्बन वाले पदार्थ या सल्फर जैसी चीजें जरूरत से ज्यादा हों। अच्छा, मिट्टी में ही गड़बड़। हाँ, जब ऐसी ईंट को पकाया जाता है तो ये पदार्थ गैस बनाते हैं। ये गैसें बाहर निकलने की कोशिश में ईंट को अंदर से फुला देती हैं। सतह पर एक स्पंज जैसा फूला हुआ हिस्सा बन जाता है। इससे ईंट की संरचना कमजोर हो जाती है। दिलचस्प। यानी मिट्टी की क्वालिटी भी बहुत मायने रखती है। और ब्लैक कोर, क्या ये नाम से ही जाहिर है कि ईंट अंदर से काली पड़ जाती है? हाँ बिल्कुल, ब्लैक कोर का मतलब है ईंट का अंदरूनी हिस्सा यानी कोर वो काला रह जाना। ये तब होता है जब मिट्टी में कोयला या बिटुमिनस जैसे पदार्थ हों और पकाने के दौरान अंदरूनी हिस्से को जलने के लिए पूरी ऑक्सीजन ना मिले। बाहर से तो ईंट पक जाती है पर अंदर का कार्बन पूरी तरह जल नहीं पाता और वो हिस्सा काला रह जाता है। ये दिखाता है कि ईंट एक समान रूप से नहीं पकी है। मैंने अक्सर पुरानी दीवारों पर, खासकर बारिश के बाद, ईंटों पर सफेद पाउडर या धब्बे देखें। क्या वो भी कोई खामी है? हाँ, और ये काफी आम है। इसे एफ्लोरेसेंस या आम भाषा में लोना लगना या शोरा आना कहते हैं। अच्छा, एफ्लोरेसेंस। हाँ, ये ईंट की मिट्टी में मौजूद घुलनशील नमक, खासकर क्षार एल्कोलाइज सॉल्ट्स के कारण होता है। जब ईंट गीली होती है तो ये नमक पानी में घुल जाते हैं। फिर जब ईंट सूखती है तो पानी भाप बन के उड़ जाता है और ये नमक सतह पर सफेद पाउडर या क्रिस्टल के रूप में जमा हो जाते हैं। हाँ हाँ, देखे हैं मैंने। ये न सिर्फ देखने में भद्दे लगते हैं बल्कि ये इस बात का संकेत है कि दीवार में नमी आ जा रही है, जो लंबे समय में प्लास्टर और पेंट को खराब कर सकती है और ईंट को भी कमजोर कर सकती है। अच्छा। इसकी मात्रा के हिसाब से इसे बांटा जाता है। अगर बहुत कम हो, मतलब 10% एरिया से कम, तो स्लाइट। ओके। थोड़ा ज्यादा, मान लीजिए 10 से 50% एरिया, तो उसे मॉडरेट कहते हैं। और अगर बहुत ज्यादा हो तो हैवी या सीरियस माना जाता है। अच्छी ईंटों में ये कम से कम होना चाहिए। अच्छा, तो ये सफेद धब्बे सिर्फ कॉस्मेटिक प्रॉब्लम नहीं है, ये तो सीरियस बात है। और एक शब्द है चफ्स, ये सुनने में थोड़ा अजीब है। चफ्स, हाँ, ये दरअसल ईंट के आकार में आई विकृति है। सोचिए, भट्टे से गर्मा गर्म ईंटें निकाली गईं। हाँ। और तभी उन पर बारिश का पानी गिर गया। तापमान में अचानक इतना बड़ा बदलाव आने से ईंट की सतह मुड़ सकती है या उसका आकार बिगड़ सकता है। ओह, यानी मौसम भी ईंटों पर असर डाल सकता है। अच्छा, क्या ईंटों में दरारें भी आ सकती हैं? बाहर से तो काफी ठोस दिखती हैं। हाँ, दरारें पड़ना भी मुमकिन है। इन्हें क्रैक्स या चेक्स कहते हैं। क्रैक्स? हाँ,
चेक्स ये अक्सर तब होता है जब मिट्टी में चूने के छोटे छोटे ढेले या कंकड़ रह गए हों। अच्छा, चूने के ढेले। जी, जब ऐसी ईंट इस्तेमाल के बाद पानी या नमी के संपर्क में आती है तो ये चूने के ढेले पानी सोखकर फूलते हैं। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? स्लेकिंग कहते हैं। स्लेकिंग, ओके। इस फैलाव से ईंट के अंदर दबाव बनता है और उसमें दरारें आ जाती हैं। यानी मिट्टी साफ होना बहुत जरूरी है। स्रोतों में स्पॉट्स और ब्लिस्टर का भी जिक्र है। ये क्या चीजें हैं? स्पॉट्स ये आमतौर पर तब बनते हैं जब मिट्टी में आयरन सल्फाइड जैसे तत्व ज्यादा हों। पकाने पर ये ईंट की सतह पर गहरे रंग के धब्बे छोड़ देते हैं। इनसे ईंट की मजबूती पर ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हाँ, उसकी दिखावट मतलब खूबसूरती कम हो जाती है। और ब्लिस्टर? और ब्लिस्टर्स का मतलब है छाले या फफोले। ये खासकर उन ईंटों में बनते हैं जिनमें छेद होते हैं, जैसे सीवर पाइप बनाने वाली ईंटें। पकाने के दौरान अगर मिट्टी के अंदर हवा या गैस फंसी रह जाए तो वो बाहर निकलने की कोशिश में सतह पर छाले बना देती है। अच्छा। और लिस्ट में आखिरी है लैमिनेशन। ये परत जमने जैसा कुछ है क्या? हाँ, आप सही समझ रहे हैं। लैमिनेशन तब होता है जब मिट्टी गूंथते समय या ईंट को मोल्ड करते समय उसमें हवा की पतली पतली परतें या बुलबुले फंस जाते हैं। हवा के बुलबुले? हाँ। ये परतें ईंट के अंदर ठीक से जुड़ नहीं पाती, जैसे किसी चीज की पतली पतली पपड़ियां हों। बाहर से शायद पता ना चले, लेकिन जब ऐसी ईंट पर वजन पड़ता है तो वो इन कमजोर परतों के साथ आसानी से टूट सकती है। इससे ईंट की ताकत काफी कम हो जाती है। ये एक गंभीर दोष है। बाप रे, इतनी तरह की कमियां हो सकती हैं एक मामूली सी ईंट में। ये सब जानने के बाद तो लगता है कि एक अच्छी भरोसेमंद ईंट चुनना भी अपने आप में एक काम है। तो फिर एक अच्छी ईंट की पहचान क्या है? क्या गुण होने चाहिए उसमें? हाँ, ये बहुत ही काम का सवाल है। जब हम निर्माण के लिए ईंटें चुनते हैं तो कुछ खास बातों पर ध्यान देना चाहिए जो एक अच्छी ईंट की निशानियां हैं। सबसे पहले आकार और साइज। सारी ईंटें एक ही साइज की होनी चाहिए, एकदम यूनिफॉर्म। किनारे सीधे और कोने शार्प होने चाहिए। हाँ, ये तो जरूरी है। इससे दीवार सीधी बनती है और मसाले का इस्तेमाल भी कम होता है। स्टैंडर्ड साइज होने से काम आसान हो जाता है। फिर सतह समतल, सपाट और आयताकार होनी चाहिए, ज्यादा गड्ढे या उभार नहीं। ठीक है। रंग। अच्छी तरह पकी हुई ईंट का रंग गहरा लाल, चेरी जैसा और एक समान होता है। हल्का पीलापन मतलब अंडरबर्निंग और गहरा नीला या काला रंग ओवरबर्निंग का संकेत हो सकता है। रंग से भी पता चलता है। बिल्कुल। फिर है कठोरता, हार्डनेस। ईंट इतनी सख्त होनी चाहिए कि अगर आप उसे अपने नाखून से खरोचने की कोशिश करें तो निशान ना पड़े। अच्छा। और आवाज, ये एक क्लासिक टेस्ट है। दो अच्छी ईंटों को आपस में टकराने पर साफ खनकती हुई मेटालिक आवाज आनी चाहिए। खनकती आवाज? हाँ। अगर दबी हुई या ठस आवाज आए तो समझें कि ईंट या तो कच्ची है या उसमें अंदरूनी दरारें हैं। फिर पानी सोखने की क्षमता, वाटर एब्जॉर्प्शन, ये बहुत जरूरी है। एक अच्छी क्वालिटी की ईंट को 24 घंटे पानी में डुबोकर रखने पर उसे अपने वजन के 20% से ज्यादा पानी नहीं सोखना चाहिए। 20% से कम? हाँ, फर्स्ट क्लास ईंट के लिए तो ये सीमा 15% या उससे भी कम होती है, जो और भी बेहतर है। जो ईंट ज्यादा पानी सोखती है वो दीवारों में नमी बनाए रखती है और उसकी खुद की मजबूती भी कम हो सकती है। सही बात है। फिर आती है मजबूती, क्रशिंग स्ट्रेंथ, यानी ईंट कितना दबाव झेल सकती है बिना टूटे। इसे न्यूटन प्रति वर्ग मिलीमीटर NMM² में नापते हैं। MM²? हाँ, एक अच्छी सामान्य कामों के लिए इस्तेमाल होने वाली ईंट की स्ट्रेंथ कम से कम 10 NPmm² होनी चाहिए। हालांकि कुछ मानक न्यूनतम 3.5 NPmm² की इजाजत देते हैं, पर ज्यादा स्ट्रेंथ हमेशा बेहतर होती है, खासकर लोड उठाने वाली दीवारों के लिए। 10 तो होनी ही चाहिए। जी। और बनावट, अगर आप एक अच्छी ईंट को तोड़कर देखें तो अंदर की बनावट एक समान, सघन मतलब कॉम्पैक्ट और बिना किसी छेद, दरार या कंकड़ पत्थर के दिखनी चाहिए। अंदर से भी एक समान? हाँ। और आखिर में शुद्धता। ईंट बनाने वाली मिट्टी में कंकड़, पत्थर, घास फूस या दूसरी ऑर्गेनिक चीजें नहीं होनी चाहिए। ये चीजें पकाने पर जल जाती हैं और ईंट में छेद छोड़ देती हैं, जिससे वो कमजोर हो जाती है। ये तो काफी लंबी लिस्ट है गुणों की। हाँ। वाकई एक अच्छी ईंट में इतनी सारी बातें देखनी पड़ती हैं। क्या ऐसा होता है कि ये सारे गुण, जैसे बहुत ज्यादा मजबूती, बहुत कम पानी सोखना और साथ ही बढ़िया फिनिश, एक ही आम ईंट में मिलना मुश्किल या बहुत महंगा हो?
क्या इसीलिए कुछ खास तरह की ईंटें भी बनाई जाती हैं? आपने बिल्कुल सही पकड़ा। सभी बेहतरीन गुण एक ही ईंट में लाना अक्सर मुमकिन नहीं होता, या फिर वो बहुत महंगी हो जाती हैं। इसलिए अलग-अलग ज़रूरतों को पूरा करने के लिए खास तरह की ईंटें डिज़ाइन और तैयार की जाती हैं। और इनके लिए भारत में अपने मानक मतलब IS कोड्स भी तय हैं, जो इनकी क्वालिटी सुनिश्चित करते हैं। चलिए कुछ मुख्य प्रकारों पर नज़र डालते हैं। हाँ, बताइए। पहला है 1 हेवी ड्यूटी ब्रिक्स। जैसा नाम से ही जाहिर है, ये बहुत ज़्यादा मजबूत होती हैं। दिखने में ये सामान्य पकी मिट्टी की ईंटों जैसी हो सकती हैं, लेकिन इनकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होती है, 40 nm स्क्वायर या उससे भी ज़्यादा। 40 सामान्य से 4 गुना? हाँ, सोचिए, इनका इस्तेमाल पुल, बड़े-बड़े औद्योगिक ढांचे, बहुमंजिला इमारतों की नींव जैसी जगहों पर होता है जहां लोड बहुत ज़्यादा हो। ये पानी भी बहुत कम सोखती हैं, 10% से कम, और इनमें लोना लगने मतलब एफ्लोरेसेंस की समस्या नहीं होती, निल होती है। कमाल है। फिर है 2 परफोरेटेड ब्रिक्स। परफोरेटेड ब्रिक्स? इन ईंटों में आर-पार छेद होते हैं, आमतौर पर बेलनाकार। छेद वाली ईंटें? हाँ, ये छेद ईंट को हल्का बनाते हैं, बनाने में कम मिट्टी लगती है और इनको पकाना भी आसान होता है। ये दीवारें बनाने या पार्टीशन वॉल के लिए अच्छी रहती हैं। और एक खास बात, छेदों की वजह से इनमें गर्मी और आवाज को रोकने मतलब हीट और साउंड इंसुलेशन की क्षमता सामान्य ईंटों से बेहतर होती है। अच्छा, तो ये छेद सिर्फ वजन कम करने के लिए नहीं, इंसुलेशन के लिए भी है? हाँ, वाओ। इनकी भी अपनी न्यूनतम स्ट्रेंथ होती है, करीब 7 न्यूटन mm स्क्वायर, और पानी सोखने की सीमा 20% से कम। फिर आती हैं 3 फेसिंग ब्रिक्स। इनका मुख्य उद्देश्य होता है सुंदर दिखना। अच्छा, दिखावट के लिए? जी, इन्हें इमारतों के बाहरी हिस्से में लगाया जाता है, जहां प्लास्टर नहीं करना होता, ताकि ईंट की अपनी खूबसूरती दिखे। इसलिए इनका रंग, टेक्सचर और आकार बहुत अच्छा और एक समान होना चाहिए। साथ ही इन्हें मौसम की मार भी झेलनी होती है, इसलिए ये मजबूत, कम से कम 10 nm स्क्वायर स्ट्रेंथ, कम पानी सोखने वाली 15% से कम और लोना मुक्त यानी नील इफ्लोरेसेंस होनी चाहिए। समझ गया। 4 पेविंग ब्रिक्स। पेविंग ब्रिक्स? इन्हें फर्श बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जैसे गार्डन के रास्ते, फुटपाथ, आंगन वगैरह। फुटपाथ वाली ईंटें? हाँ, क्योंकि इन पर चलना फिरना और रगड़ ज्यादा होती है, इसलिए ये बहुत सख्त और घिसावरोधी मतलब एब्रेशन रेजिस्टेंट बनाई जाती हैं। इनकी स्ट्रेंथ काफी ज्यादा होती है, 40 nm स्क्वायर या अधिक, और पानी सोखने की क्षमता बहुत ही कम, 5% से कम, ताकि ये पानी और मौसम की मार झेल सकें। तो ये फर्श के लिए खास ईंटें हैं। और सोलिंग ब्रिक्स क्या होती हैं? ये नाम थोड़ा अलग है। 5 सोलिंग ब्रिक्स। इनका काम थोड़ा अलग है। जब सड़कें बनाई जाती हैं, खासकर नरम जमीन पर, तो सबसे नीचे आधार मतलब बेस के तौर पर ईंटों की एक परत बिछाई जाती है, जिसे सोलिंग कहते हैं। अच्छा, सड़क के नीचे? हाँ, ये सोलिंग ब्रिक्स इसी काम आती हैं। ये सड़क को एक मजबूत बुनियाद देती हैं। इनकी स्ट्रेंथ करीब 10 nm स्क्वायर और पानी सोखने की क्षमता 20% से कम मतलब ठीक होनी चाहिए। ठीक है। 6 हॉलो ब्रिक्स। इन्हें कैविटी या सेल्यूलर ब्रिक्स भी कहते हैं। परफोरेटेड ब्रिक्स में छेद आर पार होते हैं, जबकि हॉलो ब्रिक्स में अंदर खोखले खाने या कैविटीज होती हैं। अंदर से खोखली? जी, ये परफोरेटेड ब्रिक्स से भी ज्यादा हल्की होती हैं और इनका मुख्य इस्तेमाल पार्टीशन वॉल बनाने में होता है। खोखलेपन की वजह से इनका हीट और साउंड इंसुलेशन बहुत अच्छा होता है। अच्छा, इनमें इंसुलेशन और भी ज्यादा? हाँ, काफी अच्छा होता है। वजन कम होने से इमारत के स्ट्रक्चर पर लोड भी कम पड़ता है। इनकी स्ट्रेंथ सामान्यतः कम रखी जाती है, करीब 3.5 mm स्क्वायर, क्योंकि ये लोड उठाने वाली दीवारें नहीं होती। ये परफोरेटेड और हॉलो ब्रिक्स तो वजन कम करने और इंसुलेशन के लिए काफी काम की लगती हैं। क्या मिट्टी के अलावा किसी और चीज से भी ईंटें बनती हैं, जैसे आपने कहा था? हाँ, बिल्कुल। 7 सैंड लाइम ब्रिक्स, इन्हें कैल्शियम सिलिकन ब्रिक्स भी कहते हैं। ये मिट्टी से नहीं बल्कि रेत मतलब सिलिका और चूने यानी लाइम के मिश्रण को हाई प्रेशर और भाप में पकाकर बनाई जाती हैं। रेत और चूने से? हाँ, स्टीम क्योरिंग या ऑटोक्लेविंग से। ये दिखने में एकदम एक समान, चिकनी और हल्के रंग की होती हैं, जैसे ग्रे या सफेद।
इनका साइज बहुत सटीक होता है, जिससे दीवारें बनाने में आसानी होती है। इनकी अलग अलग स्ट्रेंथ क्लास होती हैं, जरूरत के हिसाब से चुनी जा सकती हैं। अच्छा, फिर कुछ और खास जरूरतें हैं, जैसे 8 सीवर ब्रिक्स। सीवर ब्रिक्स। जैसा नाम है, ये भूमिगत सीवर लाइन बनाने या उनकी अंदरूनी परत बनाने के काम आती हैं। सीवर के लिए स्पेशल ईंटें। जी, इन्हें ऐसा बनाया जाता है कि ये सीवर के अंदर पैदा होने वाली हानिकारक गैसों जैसे हाइड्रोजन सल्फाइड और एसिड वाले माहौल को झेल सकें। इनकी स्ट्रेंथ भी अच्छी होनी चाहिए, 17.5 mm² से ज़्यादा, और पानी सोखना 12% से कम। 9 एसिड रेजिस्टेंट ब्रिक्स। ये उन जगहों के लिए हैं जहां तेजाब या केमिकल का सामना करना पड़ता है, जैसे केमिकल प्लांट, फैक्ट्रियों के फर्श, लैब वगैरह। केमिकल वाली जगहों के लिए हाँ, ये ज्यादातर एसिड को झेल सकती हैं, लेकिन यहाँ एक बहुत जरूरी बात ध्यान रखने वाली है। क्या? ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl और परक्लोरिक एसिड के प्रतिरोधी नहीं होती। अच्छा, ये महत्वपूर्ण है। HCl और परक्लोरिक एसिड नहीं झेल सकती। बिल्कुल, इन दो एसिड से ये खराब हो सकती हैं। इनका पानी सोखना भी ना के बराबर होता है। क्लास 1 के लिए 2%, क्लास 2 के लिए 4%। समझ गया, ये तो बहुत स्पेसिफिक जानकारी है। और आखिर में फायर ब्रिक्स, वो आग वाली है। हाँ, 10 रिफ्रैक्टरी ब्रिक्स या फायर क्ले ब्रिक्स। इनका काम है अत्यधिक गर्मी झेलना। कितनी गर्मी? बहुत ज्यादा। इन्हें औद्योगिक भट्टियों मतलब फर्नेस, बॉयलरों, चिमनियों के अंदरूनी लाइनिंग बनाने में इस्तेमाल करते हैं, जहां तापमान 1700 डिग्री सेल्सियस या उससे भी ज्यादा पहुंच सकता है। 1700 डिग्री? जी हाँ, ये खास किस्म की मिट्टी फायर क्ले से बनती है, जिसमें एल्यूमिना और सिलिका ज्यादा होता है, जो इसे हाई टेम्परेचर रेजिस्टेंट बनाते हैं। इन फायर ब्रिक्स को भी आगे उनके केमिकल स्वभाव के आधार पर बांटा जाता है। एसिड ब्रिक्स जैसे सिलिका ब्रिक्स, ये एसिडिक माहौल के लिए ठीक है। एसिडिक माहौल के लिए? हाँ, फिर है बेसिक ब्रिक्स जैसे मैग्नेसाइट ब्रिक्स, जो बेसिक माहौल झेल सकती हैं, और न्यूट्रल ब्रिक्स जो एसिडिक और बेसिक दोनों तरह के माहौल में काम कर सकती हैं। न्यूट्रल भी होती हैं? हाँ, जैसे क्रोम ब्रिक्स, क्रोम मैग्नेसाइट ब्रिक्स वगैरह। ये वर्गीकरण इसलिए जरूरी है ताकि भट्टी के अंदर होने वाली केमिकल रिएक्शन के हिसाब से सही लाइनिंग चुनी जा सके। तो ये थी ईंटों की कहानी, उनकी संभावित कमियों से लेकर एक आदर्श ईंट के गुणों तक, और फिर उन खास ईंटों तक जो अलग-अलग चुनौतियों का सामना करने के लिए बनाई जाती हैं। वाकई एक साधारण सी दिखने वाली ईंट के पीछे कितना विज्ञान और कितनी इंजीनियरिंग है। बिल्कुल, हर ईंट, चाहे वो दीवार में लगी हो या फुटपाथ पर, अपने आप में एक इंजीनियरिंग समाधान है। मिट्टी की संरचना बदलना, उसमें कुछ मिलाना, पकाने का तरीका बदलना, इन सब से हम ईंट के गुणों को अपनी जरूरत के हिसाब से ढाल सकते हैं। हाँ, ज्यादा ताकत चाहिए, हैवी ड्यूटी ब्रिक है, दीवार हल्की रखनी है और गर्मी सर्दी से बचाव करना है, हॉलो या परफोरेटेड ब्रिक है, केमिकल झेलना है, एसिड रेजिस्टेंट ब्रिक है, भारतीय मानक मतलब IS कोड्स इस पूरी प्रक्रिया में क्वालिटी कंट्रोल और एकरूपता बनाए रखने में मदद करते हैं। तो अगली बार जब कोई निर्माण स्थल के पास से गुजरे या किसी पुरानी इमारत को देखें, तो उन ईंटों को महज मिट्टी के टुकड़ों की तरह नहीं देखना चाहिए। उनमें सदियों का अनुभव और आधुनिक विज्ञान दोनों समाये हुए हैं। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है, भविष्य में क्या होगा? क्या मटीरियल साइंस ईंट जैसी पुरानी चीज को और भी बेहतर बना पाएगा? क्या हम ऐसी स्मार्ट ईंटें देखेंगे जो खुद अपनी सेहत बता सकें या पर्यावरण के लिए और भी अनुकूल हो? संभावना तो अनंत लगती है ना? बिल्कुल, संभावनाएं अनंत है। इस दिलचस्प और जानकारी भरी बातचीत के लिए धन्यवाद। अगली बार फिर मिलेंगे किसी और विषय की गहराई में उतरने के लिए।